अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आप देख रहे हैं कहानी पाकिस्तानी। पाकिस्तानी बाय द वे, जैसे कि मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स अक्सर कहते हैं, और प्रीटी अमेजिंग। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों में से बहुत से डू गटर्स भी हैं। ये पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर और बाहर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में किसी न किसी फॉर्म में अपनी सर्विसेज के ज़रिए बेहतरी ला रहे हैं। आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही रोल मॉडल से करवाने वाली हूँ। Either way, दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के साथ साथ वो हमारा पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तानी चाहे कहीं भी हो, गिव बैक। अभी हम मौजूद हैं फॉल्स चर्च शहर में एक वॉक इन क्लिनिक पे जो पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन और एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने कायम किया है। ये क्लिनिक शहर के ऐसे हिस्से में खोला गया है जहाँ पर इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद आबाद है। इन इमिग्रेंट्स में से बहुत से इस मुल्क में नए होने और मुनासिब एम्प्लॉयमेंट ना होने के बायस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखते। अगर आप अमेरिका में रहते हैं और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत महंगी और मुश्किल हो जाती है। ये क्लिनिक हेल्थ इंश्योरेंस ना रखने वाले ऐसे अमेरिकन को समेत वाशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन एरिया को हफ्ते के 7 दिन अफोर्डेबल मेडिकल सहूलियत देता है। साकिब अल इस्लाम ने इस क्लिनिक के फाउंडर और यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर से बात की। आइए आप भी देखिए और सुनिए। अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की तकरीबन 32 करोड़ की आबादी में 12% के पास हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मौजूद नहीं है, जबकि तारकीन वतन की तकरीबन 4 करोड़ की आबादी में ये शरह 32% तक जा पहुँचती है। अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में हेल्थ इंश्योरेंस का ना होना बाज़ औक़ात बहुत सी परेशानियों का बायस भी बन सकता है। आपके पास इंश्योरेंस नहीं हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सेंस आपको होती हैं कि सडनली आप बीमार हो जाओ या कुछ हो जाओ तो देन आपको काफ़ी एक अमाउंट पे करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से इट्स क्वाइट हार्ड अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो। मिशाल और इन जैसे दीगर लोगों की मदद के लिए यहाँ वाशिंगटन के करीब नोवा पेशेंट केयर नामी एक वॉक इन क्लिनिक काम कर रहा है, जिसे मोहम्मद जहांगीर ने कायम किया है। मोस्टली मेरे पास जो है इंश्योरेंस वाले लोग भी हैं, लेकिन जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, जैसे कोई पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है या किसी श्रीलंकन है, एनी कंट्री, मेरे लिए कोई वो नहीं, कोई बाउंडेड नहीं है कि कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि कोई ऐसी कंट्री। आई ट्रीट them कि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। व्हाट आई डू कि मैं उनकी अगर उनकी जो मेरी कंसल्टेशन है डॉक्टर की, मैं उसको हाफ से भी काम करती हूँ। जैसे दे डोंट हैव इट, मैं उनसे वो भी नहीं चार्ज करता। सिर्फ जो लैब्स अगर की जाती हैं वो लैब्स हम बाहर बेचते हैं, वो हम खुद नहीं करते, तो वी हैव टू पे द लैब, तो वो लैब कौन से मैं चार्ज कर लेता हूँ। तो ये आज मैं बेस्ट की एक मेरी किसी बहन भाई की या जिसको मैं नहीं जानता, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है, ही कैन अफोर्ड इट, इट्स वेरी टफ है, स्पेशली मेडिकल, तो मैं उनकी कोशिश करता हूँ उसको हेल्प कर दूँ। दिस इज माय वेटिंग रूम और दैट साइड माय रिसेप्शन। मोहम्मद जहांगीर खुद तो पेशे के एतबार से एक बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने अमेरिका आने के बाद खुद कुछ ऐसे हालात का सामना किया कि उन्होंने इस क्लिनिक को खोलने का फैसला किया। मैंने मास्टर्स किया मैथ्स में, आई वाज टोटली ऑपोजिट टू द फील्ड। तो उसमें जब यहाँ पे आया तो जॉब मुझे मिली, जब यहाँ पे आया तो मुझे H1 जॉब मिली, जो कि मेडिकल प्रोफेशन थी, मेडिकल ऑफिस था। तो मैंने वहाँ पे काम किया तकरीबन 10 साल। तो उसके बाद वो क्लिनिक ही शट डाउन द क्लिनिक, और जो मेरा पहला एम्प्लॉयर था उसने क्लिनिक बंद करके तो ही रिटायर्ड। तो उसके बाद मैंने सोचा वाई नॉट कि मैं क्या काम शुरू करूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था इसमें। सेकेंड, मुझे शौक था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, जितने भी पाकिस्तानी या ऐसे लोग जिनके पास इंश्योरेंसेज नहीं है। इंश्योरेंस के ना होने के अलावा भी कुछ ऐसे मरीज जो अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, जैसा कि गैर कानूनी तारकीन वतन। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक साल 2012 में अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख थी, जिसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ऐसे हालात में ये क्लिनिक मुख्तलिफ फेथ ऑर्गेनाइजेशंस यानी मसाजिद और चर्चेस की चैरिटी ब्रांचेस के साथ मिलकर ऐसे मरीजों की मदद करता है जो अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। With the community services, for example, we have patients from the mosque, we have from faith organization, कम्युनिटी सर्विस के लिए हमारे पास मसाजिद और मजहबी इदारों से मरीज आते हैं। इसके अलावा क्लिनिक के आसपास के इलाकों से होम स्ट्रेच नामी इदारे से भी मरीज यहाँ आते हैं, जो बेघर होते हैं या उनकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकें। Income that they allows to the patients to get some treatments immediately.
we don't need research. डॉक्टर मकसूद चौधरी इस क्लिनिक में एक डेंटिस्ट के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। हमारे ऑफिस में ये बेसिक पॉलिसी है कि हम बगैर किसी स्पेशल मेडिकल रीज़न के अलावा किसी पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट जाने नहीं देते हैं। वी जस्ट प्रोवाइड देम वॉट एवर सर्विसेज दे नीड, सो वी रिलीव देयर पेन और दे आर कंफर्टेबल। उसके बाद जो इलेक्टिव ट्रीटमेंट आता है उसमें वी गिव वेरी स्पेशल डिस्काउंट। हमारे पास पेशेंट बाकी जगहों से भी आते हैं, जैसे दारुल हिजरा से, ये हमारे करीब में मस्जिद है, वहाँ के इमाम या जो भी लोग जब किसी ऐसे बंदे को देखते हैं कि उसकी ज़रूरत है तो हमें भेज देते हैं। Effort that Dr. Chaudhry is doing in this office is paying back. डॉक्टर चौधरी इस तरह से मरीजों की मदद करते हैं कि वो लोग इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर दूसरे मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। Low income patients. मोहम्मद जहांगीर कहते हैं कि एक बिजनेसमैन के तौर पर उनका काम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, लेकिन अगर इस दौरान वो अपने जैसे तारकीन वतन की मदद कर सके तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और मेरी वजह से क्या पता किसी और बहन भाई को भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए ये सारा कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने और स्पेशली इस बिज़नेस में आने का ये था कि मेडिकल इज़ द प्रॉब्लम, कि वो इसको लोगों को ज़्यादा हर बंदे को रहती है, इसकी ज़रूरत रहती है। एक्सेसिबल पेशेंट केयर के बारे में और भी बहुत कुछ। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं। वापस आने के लिए शुक्रिया। वैसे आप इसलिए वापस आए क्योंकि आप कहानी पाकिस्तानी को मिस कर रहे थे, राइट? बिल्कुल ऐसे जैसे आतिफ मुमताज़ ने कंप्यूटर साइंस में डिग्री और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में फेलोशिप मुकम्मल करने के बाद अपनी मिट्टी की इतनी याद आई कि वो वापस पाकिस्तान चले गए। वैसे ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर समथिंग ग्रेट। उनकी उस वक्त बीमार वालिदा ने अपने इंतकाल से पहले आतिफ से एक आखिरी ख्वाहिश की कि उनके इलाके में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए एक छोटा सा इदारा बनाया जाए। आतिफ ने न सिर्फ उनकी ख्वाहिश को पूरा किया बल्कि बढ़कर पूरा किया। ये कैसे? आइए और देखिए ये खूबसूरत हार्ट वार्मिंग कहानी। पाकिस्तान से एफएससी के बाद चला गया था अमेरिका पढ़ाई के लिए, और वहाँ से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में की और फिर बाद में फेलोशिप सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में की। मेरी ख्वाहिश थी कि तालीम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आने की और यहाँ काम करने की। तो तालीम के फ़ौरन बाद मैं वापस आ गया था और यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी की थी। इस दौरान में मेरी वालदा को तबीयत ख़राब हुई, उनको कैंसर तजवीज़ हुआ। जब वो उनका इंतकाल हो रहा था तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम फैमिली मिल के कोई एक छोटा सा एक कमरे का कोई हस्पताल बनाएं गरीबों के लिए जहां उनका मुफ्त इलाज हो सके। तो उनके इंतकाल के बाद हम लोगों ने सब ने मिल के, बहन भाइयों ने, सब ने, वालिद साहब ने मिल के एक हस्पताल की बुनियाद रखी। जो वालदा की ख्वाहिश थी वो ये थी कि हम ऐसे लोगों को इलाज मुआवजा प्रोवाइड करें जिनके पास कोई और हस्पताल या कोई और तरीका ना हो। तो इस इलाके में कोई वर्किंग हॉस्पिटल नहीं है अनलेस आप शहर ना चले जाएं, और शहर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, जो कि गांव के टर्म्स में 3 से 4 घंटे कि उनको बसों, वैगनों या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाना पड़ता है। जब आपको डॉक्टर से मिलना हो तो मुलाकात नहीं हो पाती, नहीं देख सकते डॉक्टर को, इतना दूर है। तो ऐसी जगह पे अस्पताल बनाना जहाँ कोई और केयर ना प्रोवाइड करता हो, ये हमारा एम था। ये बहुत लंबी जर्नी है। ये काम 2004 में शुरू हुआ था जब हमने ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी। इसमें
بہت مشکلات آئیں. شروع میں ہمیں فنڈز نہیں تھے ہسپتال بنانے کے لیے. چونکہ ہم میں سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم جو کرنے چلے ہیں اس میں کیا درکار ہوگا, کیا پیش رفت ہوگی, کیا کرنا پڑے گا اس کو بنانے کے لیے. ہم لوگوں کا جو پہلا اتفاق ہوا کہ ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ جعلی میڈیسنز پرووائڈ کر رہے تھے. تو ہم لوگوں نے جو پہلی چیز وہ یہ کی کہ ہم نے کوالٹی پہ فوکس کیا کہ ہم جو بھی کام کریں, چاہے 4 پیشنٹ دیکھیں چاہے 10 دیکھیں, مگر ان کو بہتر علاج و معالجہ پرووائڈ کریں. تو دیکھتے ہی دیکھتے وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم دن کے 100 سے زیادہ پیشنٹ دیکھتے ہیں, اور پیک ڈیز میں تو ہم 200 پیشنٹس بھی دیکھتے رہے ہیں جب ایک دن کے اندر. تو اٹ سیز اے لاٹ کہ ایک رورل ایریاز میں. اور ہمارے ہسپتال میں جو پیشنٹس آتے ہیں, کوئی بنیر سے بھی آتا ہے مردان میں, سوات سے بھی آتے ہیں, تو دور افتادہ اور دور دور علاقوں سے بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے سنا ہوتا ہے کہ یہاں آؤ تو شفا ملتی ہے. بنیادی سہولت تو اس کی یہ ہے کہ ہمارے تمام جو رجسٹریشن اور پیشنٹ ہسٹری ٹریٹمنٹ وہ سب الیکٹرانکلی مینٹینڈ ہے, اور اس طریقے پہ ہر ایک مریض کی پوری ہسٹری ہے اور فیملی کی بھی ہسٹری ہے, چونکہ وہ فیملی گروپ کے حساب سے رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اور اس کی جو بہت اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فزیشین اگر وہ صحیح تشخیص کے متعلق مطمئن نہ ہو تو وہ ہمیں مختلف یونیورسٹیز میں پاکستان میں بھی اور باہر بھی کچھ فزیشین نے والنٹری ٹائم دیا ہے ہمیں. تو ہمارا فزیشین وہ کسی بھی کیس کو ان کو ریفر کر لیتا ہے کہ اس کے یعنی میڈیکل آفیسر کا ٹینٹیٹیو تشخیص یہ ہے, لیکن ان سے کنفرمیشن کے لیے پھر ان کی آپس میں کنسلٹیشن یوں ہوتی ہے کہ وہ ویب سائٹ سے ہمارے پیشنٹ کے پورے بایومیٹرکس دیکھ لیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اگر وہ کچھ اوپینین بنا سکتا ہے تو بنا کے ہمارے فزیشین کو دے جاتا ہے بائی SMS یا ای میل. مریضوں کو دنیا بھر کے فزیشینز اور سرجنز کی ایڈوائس یہیں پہ مل سکے, اور ہم مریضوں کی بھی نگہداشت بہتر طریقے پہ یہ اپلیکیشن آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کر سکے. تو یہ پروگرام نسٹ نے جب مختلف اداروں کے ساتھ فائنانسنگ کے لیے فلوٹ کیا تو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ واشنگٹن نے اس کو سپورٹ کیا. گیو بیک, جو میسیج میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ پہ فرض بنتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو گیو سم تھنگ بیک کسی بھی طرح, شیئر. ہم اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں, آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. سارا عدیل نے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں ایک یونیورسٹی میں سوشل انیشیٹوز پروگرام بھی شروع کیا. ان کی ریسرچ کا مقصد تھا فیملی اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کو سمجھنا اور بہتر بنانا. سارا کی ریسرچ سے صرف امریکہ میں لوگ متاثر نہیں ہوئے بلکہ پاکستان میں بھی اس کی بنیاد پر ایک کامیاب ادارہ بنایا گیا ہے جس کا نام ہے لرسبی. یہ ادارہ انڈر پروویلڈ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کام کرتا ہے. آئیے اور ملیے سارا عدیل سے. مجھ سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ US سے میں نے کیا سیکھا. مجھے یہ لگتا ہے جیسے جو کچھ بھی میں ہوں
وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں، اور جو کچھ میں نہیں تھی وہ میں US کی وجہ سے ہوں. لیکن سب سے زیادہ میں اپنے اڈاپٹڈ پیرنٹس مائک اینڈ جوڈی کو مس کرتی ہوں. ایوری تھینکس گیونگ، ایوری کرسمس I want to be with them and I miss them. میری زندگی کا ایک امپورٹنٹ فیز نیشنل کالج آف آرٹس تھا. وہاں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ڈیزائن، آرکیٹیکچر، انٹیریئر ڈیزائن. اور اس کے بعد میری زندگی کا نیکسٹ امپورٹنٹ فیز US تھا. US میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ گئی. مجھے سب کچھ کرنے کا موقع ملا. میں نے فلم پروڈکشن ڈیزائن بھی کی، جویلری میکنگ، گلاس بلوئنگ کی، سیرامکس، ہوم، فیملی، بلانگنگ، ٹائز. یہ وہ لفظ ہیں جن کا مطلب مجھے کبھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آیا. اینڈ آئی گیس یہی وہ چیز تھی جو مجھے انڈر پریویلیج بچوں اور آرفنیجز پہ ریسرچ کرنے کے لیے پاکستان واپس لے کے آئی. پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں نے بہت سے آرفنیجز وزٹ کیے. ہر آرفنیج میں نے 2 یا 3 دن ان بچوں کے ساتھ گزارے. ایک آرفنیج میں نے بچوں کو کہا کہ آپ کسی ایسے انسان کو خط لکھیں جسے آپ سب سے زیادہ مس کرتے ہیں. جب وہ میں نے خط کھول کے پڑھے تو 90% خط ان میں سے اللہ میاں کو لکھے ہوئے تھے. That broke my heart. Because تب میں نے ریئلائز کیا کہ واقعی ان بچوں کا اللہ میاں کے سوا کوئی بھی نہیں. اپنی اسی ریسرچ کو لے کے میں واپس US گئی اور اسی ٹاپک کے اوپر میں نے اپنا تھیسس شروع کیا جس کا نام تھا ہوم از ویئر مائی کلوتھس آر. اسی کی بیس پہ مجھے واٹ آف ایکسلنس بھی ملا اور وہی ریسرچ اور وہی تھیسس پروجیکٹ لے کے میں پاکستان واپس آئی. صرف پاکستان میں ہی 1.2 ملین بچے سڑکوں پہ رہتے ہیں اور اس سے زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کا مستقبل بھیک مانگ رہا ہے. اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے لیٹ اس بی کڈس شروع کیا. لیٹ اس بی کڈس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بہت سمپل سا ایک آئیڈیا ہے جس کے 2 بیسک آبجیکٹیوز ہیں. وہ بچے جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو ایک فیوچر ڈائریکشن دینا، ان کو سوسائٹی کا ایک اہم حصہ بنانا اور ان کا سیلف امیج بہتر بنانا. اینڈ نمبر 2 خود مختاری. ایک ایسی آرگنائزیشن بنانا جو سیلف سسٹینیبل ہو، کسی چیریٹی، کسی خیرات پہ ڈپینڈ نہ کرے، اپنے ریونیوز خود جنریٹ کرے. لیٹ اس بی کڈس کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہ زندگی کے 4 اصولوں پہ مبنی ہے: آرٹس اینڈ کرافٹس، میوزک، ریلیشن شپ ود نیچر اینڈ ریسپیکٹ آف ایلڈرس. ہمارا آرٹس اینڈ کرافٹس پروگرام جس کو دا مور یو ڈرا بھی کہتے ہیں، اس کو لیٹ اس بی ڈیزائن. ابھی تک ہم نے بچوں کے ساتھ جتنا بھی آرٹ ورک کیا ہے اس کو ہم نے گریٹنگ کارڈ لائن میں کنورٹ کیا ہے جس کا نام ہے بی گریٹس. فرسٹ بیچ از کالڈ دا ہوم گرون اور وہ اس وقت دنیا کے 38 سٹیز میں بک رہا ہے. اب ہم نے جو سیکنڈ بیچ بچوں کی ڈرائنگ کا سٹارٹ کیا ہے وہ بیٹلز کے گانوں کے ارد گرد گھومتا ہے. لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے اسٹرابری فیلڈز فار ایور بچوں کے ساتھ ڈرا کیا. اسی آرٹس اینڈ کرافٹس کو لے کے ہم اور پروڈکٹس بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارا ایک نیکسٹ ایگزیبیشن ہونے والا ہے جس میں ہم یہ ساری چیزیں سیل کریں گے. ہمارا نیکسٹ پوائنٹ میوزک ہے جس کو ہم دا مور یو پلے کہتے ہیں. لیٹ اس بی بینڈ. لوکل ریڈیو اسٹیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ان بچوں کے لیے ایک میوزک روم بنا رہے ہیں جہاں پہ انڈر گراؤنڈ اور فیمس میوزیشینز آ کے ان بچوں کو میوزک سکھائیں گے اور ان کا ایک چھوٹا سا کوئر بنائیں گے جو جگہ جگہ جا کے پرفارم کر سکے، کسی کرٹن ریزر سے پہلے، کسی اسٹریٹ کے اوپر، کسی ریسٹورینٹ میں. اس سے بچوں کی پرفارمنگ ان فرنٹ آف اے لارج آڈینس کی شائنس ختم ہوگی، پلس ان کو سیلف اکنالجمنٹ ملے گی جب لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے. ہمارا 3rd پوائنٹ which is also called the more you grow, let us be Delhi. ہم ان بچوں کو سبزیاں اگانا سکھائیں گے اور ان کا اپنا ایک ویجیٹیبل گارڈن ہوگا اور انہی کی اگائی ہوئی سبزیوں سے ہم ایک چھوٹی سی ڈیلی رن کریں گے. جو بھی ان بچوں کے ساتھ آ کے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے on another level آرام سے بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھا سکیں، ان سے بات کر سکیں اور ان کو سڑکوں پہ نہ دیکھیں، ان کو ایک
रिस्पेक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर देख सकें। लेट अस बी किड्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, या लेट अस बी योर्स, या अडॉप्ट अ ग्रैंड पेरेंट। पाकिस्तान में ओल्ड एज हाउसेस नहीं है, बट हमारे बहुत से ओल्ड रिटायर्ड लोग घरों में बैठे हुए हैं जिनके पास एज सच करने को कुछ नहीं है। उनको इन बच्चों के साथ लेट्स से बाई मंथली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना। वी कैन लेट देम प्ले अ बोर्ड गेम और गो आउट फॉर अ वॉक और रीड अ बुक टू देम और जस्ट शेयर अ मील। इट्स अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज बच्चों की ज़िंदगी में जो इमोशनल बॉन्ड्स की कमी है वो इन बड़ों की वजह से पूरी हो जाएगी, और बड़ों को लगेगा कि अब वो फारिग नहीं है एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दिस सोसाइटी। यहाँ गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सी कंप्यूटर लैब्स बिल्कुल खाली पड़ी होती हैं जहाँ कोई काम नहीं हो रहा होता। हमने यहाँ एक लोकल यूनिवर्सिटी से बात करके शाम के वक्त उनकी कंप्यूटर लैब्स को इस्तेमाल किया, जहाँ पे हमारे सारे वॉलंटियर्स ने हमारे बच्चों को खान अकेडमी के थ्रू बेसिक मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाई। इन बच्चों ने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर्स पहले इस्तेमाल नहीं किए थे, और इनके प्रोग्रेस ग्राफ ने हमें हैरान भी किया और बहुत खुश भी, बिकॉज इन बच्चों ने उन 3 महीने के अंदर उतना सीखा जितना यूजुअली बच्चे स्कूल में 1 साल में सीखते हैं। पर्सनली मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन वो होगा या अचीवमेंट वो होगी कि इनमें से अगर एक बच्चा भी कल फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे US जाता है और वहाँ से पढ़ के आता है, आई थिंक दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। अगर मैं US ना गई होती तब भी लेट अस बी किड्स ही चला रही होती, मे बी मेरा एक्सपोजर इतना ज़्यादा ना होता, और वो एक चीज़ ना होती जो मैंने US जाने के बाद रियलाइज़ की, और वो ये थी कि वहाँ के लोग हमें कैसे परसीव करते हैं। आई रिमेंबर शुरू में मेरे से लोग पूछते थे कि पाकिस्तान में तुम लोग अभी मड हाउसेस में ही रहते हो क्या, और मुझे बहुत हंसी आती थी। और जब मैं वापस आई तो मैंने रियलाइज़ किया कि जैसे वो लोग हमें एज ए नेशन परसीव करते हैं, हम इन बच्चों को और इनके फ्यूचर को उसी तरह परसीव करते हैं। तो ज़रूरत क्या है इमेज बिल्डिंग की, इन बच्चों की भी और हमारी अपनी भी एज ए नेशन। और इमेज कौन बिल्ड करता है? मीडिया, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई बहुत अच्छा इमेज पोर्ट्रे नहीं कर पाया। इसीलिए मेरा इस बार और उस बार के लोगों को बस यही मैसेज है कि प्लीज़ आप मीडिया बायस से मत जाएं। आपकी रियलिटी वही होती है जो आपकी सोच है, तो हम क्यों किसी एक्सटर्नल फोर्स को अपनी रियलिटी या अपनी सोच कंट्रोल करने दें। आई थिंक हर इंसान को, चाहे वो कहीं भी हो, इज़्ज़त की ज़रूरत होती है और मोहब्बत चाहिए होती है, और जो लोग भी हमें ये देते हैं वही हमारे अपने होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, चाहे वो US में रहते हो। ओह, वो मुझे बुला रहे हैं, यहाँ नहीं, अगले एपिसोड के लिए तैयारी करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपके होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।